हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी चर्चा का विषय है सैंपलिंग, नमूना या निदर्शन। सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में निदर्शन पद्धति का प्रयोग बहुतायत रूप में किया जाता है। बड़ा लोकप्रिय है ये मेथड। क्यों लोकप्रिय है और निदर्शन होता क्या है, कैसे अच्छे निदर्शन का चुनाव किया जाता है, निदर्शन चुनने की कौन सी विधियां हैं, कौन से प्रकार हैं, इन सभी पर हमारी चर्चा क्रमिक ढंग से होगी। तो आज हम ये देखते हैं कि निदर्शन जिसका सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, निदर्शन पद्धति का, वो क्या होती है और कैसे उपयोग में लाई जाती है। आप सभी ये जानते हैं कि जो भी सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान किया जाता है किसी भी शोधकर्ता के द्वारा, वो तथ्यों पर आधारित होता है। ज्यादातर आजकल एम्पिरिकल स्टडीज होती हैं, एम्पिरिकल रिसर्च होते हैं जो अनुभविक तथ्यों पर, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होते हैं। तो ऐसी एम्पिरिकल स्टडीज में निदर्शन बहुत उपयोगी होते, निदर्शन पद्धति बहुत उपयोगी होती। तथ्यों के संकलन के लिए व्यापक रूप में दो पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। एक को कहते हैं संगणना पद्धति या सेंसस मेथड, जनगणना पद्धति भी इसको कहते हैं, और दूसरी पद्धति है निदर्शन पद्धति। ये दोनों पद्धतियां एक दूसरे के विपरीत है। जनगणना पद्धति में क्या होता है कि हम जब तथ्य संकलित करने जाते हैं, सूचनाएं संकलित करने जाते हैं, जो हमारे अध्ययन का आधार होती है, शोधकर्ता के अध्ययन का आधार होती है, तो ये सूचनाएं हम किसी न किसी व्यक्ति समूह से, व्यक्तियों से संकलित करते हैं। क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या को चुनते हैं सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, तथ्य प्राप्त करने के लिए। तो जब हम किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली संपूर्ण जनसंख्या से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, हर एक व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, तो वो संगणना पद्धति कहलाती है। जैसे देश की जनगणना होती है, उस जनगणना में क्या होता है, जितने भी निवासी हैं देश में, सभी से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके सूचना एकत्रित की जाती है और वो संपूर्ण सूचना होती है उनके विषय में। उनकी आयु क्या है, उनका पेशा क्या है, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, पूरा व्यापक रूप में सभी पहलुओं पर तथ्य इकट्ठा किए जाते हैं, संगणना पद्धति को अपनाते हैं। तो जब शोधकर्ता इस पद्धति का प्रयोग करता है, तो वो भी जो व्यक्ति समूह होता है, जो क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या होती है, उस सारी जनसंख्या से तथ्य एकत्रित करता है, उनसे संपर्क स्थापित करता है। अब चूंकि हर व्यक्ति से सूचना एकत्रित करना समय साध्य होता है, श्रम साध्य होता है, बहुत ज्यादा समय उसमें लगता है, संपर्क स्थापित करने में धन का खर्च भी होता है। इसलिए आमतौर पर सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में संगणना पद्धति का प्रयोग न करके निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। निदर्शन का मतलब है कि पूरी जनसंख्या के समूह में से कुछ लोगों को, कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है और उन्हीं इकाइयों से प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राप्त तथ्यों के आधार पर शोध कार्य को संपन्न किया जाता है, किन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा जाता है। जैसे ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पिक्चर, ये पूरी जनसंख्या है
जिससे शोधकर्ता को सूचना एकत्रित करनी है। जब शोधकर्ता संगणना पद्धति का प्रयोग करता है तो वो हर एक व्यक्ति के पास जाता है, हर से संपर्क स्थापित करता है और उन सभी से संबंधित विषय के बारे में, जो भी उसका शोध का विषय है, उससे संबंधित तथ्य या सूचनाएं एकत्रित करता है। अब इस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को जब चुन लिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि इतने लोगों में से, इस पूरी जनसंख्या में से 4 लोगों को चुना गया है। ये 4 लोग सैंपल हैं, नमूने हैं, जो इस पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, इस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सैंपलिंग मेथड होता है कि कुछ इकाइयों को जब चुन लिया जाता है समग्र में से, और उन इकाइयों के अध्ययन के आधार पर शोधकर्ता जो निष्कर्ष निकालता है, वो निष्कर्ष इस पूरी जनसंख्या के विषय में होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि शोधकर्ता अध्ययन तो निदर्शन के आधार पर करता है, उनसे प्राप्त तथ्यों का ही विश्लेषण और व्याख्या करता है, लेकिन जो निष्कर्ष वो निकालता है वो इस पूरे जन समूह के विषय में निकालता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो सैंपल है, ये जो निदर्शन है, ये जो नमूने हैं, ये पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि अगर मुझे आपकी समूची क्लास का अध्ययन करना हो, विषय क्या होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में आपकी कितनी रुचि है, इस विषय का पता करना हो कि आपकी क्लास की कितनी रुचि है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने में, या क्या दिक्कतें हैं क्लास की ऑनलाइन कक्षाएं लेने में, ऑनलाइन एग्जाम देने में। तो जब मैं सैंपलिंग मेथड अपनाऊंगी तो क्या करूंगी, आपकी क्लास में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी छात्राएं हैं, उन सब से सूचना एकत्रित न करके आप में से ही कुछ लोगों को चुन लूंगी सैंपल के रूप में, और उन्हीं की रुचियों, उन्हीं की समस्याओं को जानकर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल लूंगी, ये समझते हुए कि जिन्हें मैंने चुना है सैंपल के रूप में, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी क्लास का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आमतौर पर जितने भी व्यापक स्तर पर अध्ययन कार्य होते हैं, उसमें सैंपलिंग मेथड को ही अपनाया जाता है। सरकार भी जो निर्णय लेती है विभिन्न विषयों के बारे में, उसमें सैंपलिंग मेथड को ही अपनाती है। जैसे अभी वैक्सीन का क्या प्रभाव है कोविड की लड़ाई में, इसको ज्ञात करने के लिए निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है, यानी सभी वैक्सीन लेने वालों से संपर्क न करके कुछ सैंपल को चुनकर उन सैंपल का अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि किस वैक्सीन का क्या और कैसा प्रभाव विभिन्न वैक्सीन लेने वालों में दिखाई दे रहा है। तो सैंपलिंग का जो मेथड है वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी अपनाया जाता रहा है। हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को भी सैंपलिंग के आधार पर पूरा करते हैं। जैसे जब आप खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सब्जी अच्छी तरह पक गई या नहीं पक गई, तो पूरी सब्जी को टेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि सब्जी में से थोड़ा सा पार्ट निकालकर, 1-2 पीस निकालकर उसे टेस्ट करते हैं कि सब्जी पक गई या नहीं पक गई, और उसी पीस से उसी को टेस्ट करके ये निष्कर्ष निकाल देते हैं कि पूरी सब्जी पकी है या नहीं पकी, या पूरा चावल पका है या नहीं पका है। एक डॉक्टर भी सैंपल का प्रयोग करता है, रक्त का नमूना लेता है
किसी व्यक्ति के शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, उस रक्त में कौन कौन से तत्व किस किस मात्रा में मौजूद हैं, इसकी जांच करने के लिए डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि उस व्यक्ति के पूरे ब्लड को बाहर निकाले और फिर उसका टेस्ट करे। वो क्या करता है, एक सैंपल लेता है, थोड़ा सा रक्त, थोड़ा सा खून उसके शरीर से निकालता है, ये मानते हुए कि ये जो ब्लड सैंपल है वो पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी शरीर में जो प्रवाहित रक्त है उस रक्त का ही ये एक नमूना है, और ये नमूना वैसा ही है जैसा शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सैंपलिंग मेथड न केवल सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में प्रयोग में लाया जाता है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन निदर्शन से संबंधित जो थ्योरीज है, सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में निदर्शन चुनने का जो तरीका है, जो विधियां हैं, उससे संबंधित जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का विकास हाल ही में हुआ है। तो सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में निदर्शन कैसे उपयोगी हो सकता है, निदर्शन क्या है, और एक निदर्शन चुनने से पहले शोधकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम जानेंगे। विभिन्न विद्वानों ने निदर्शन को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे बोगार्डस ने कहा कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार एक समूह में से निश्चित प्रतिशत की इकाइयों का चुनाव ही प्रतिचयन या निदर्शन कहलाता है। निदर्शन को कई नामों से जानते हैं। इंग्लिश में इसे सैंपल कहते हैं, लेकिन हिंदी में निदर्शन भी कहते हैं, प्रतिदर्श भी कहते हैं, प्रतिचयन भी कहते हैं, नमूना भी कहते हैं, कई सारे नाम हैं। तो निदर्शन पद्धति कैसे उपयोगी हो सकती है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में? इसके लिए शोधकर्ता को कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है निदर्शन का चुनाव करते समय, जिनको निदर्शन के आधार या मान्यताएं कहते हैं। किसी को भी समूह में से निदर्शन के रूप में नहीं चुना जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो शोध कार्य वैज्ञानिक नहीं होगा, बहुत सारी विसंगतियां उसमें उत्पन्न हो सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना है और हम उस क्षेत्र में गए, कोई भी 2-4 व्यक्ति मिला, उससे सूचनाएं एकत्रित कर लिए और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो रिजल्ट होगा वो त्रुटिपूर्ण होगा, क्योंकि जिन 2-4 व्यक्तियों से हमने संपर्क किया है वो 2-4 व्यक्ति उस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जरूरी नहीं। तो शोधकर्ता को निदर्शन का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बातें आधारभूत हैं निदर्शन के संबंध में, जैसे जिस समग्र में से निदर्शन का चयन किया जाता है, सैंपल का चयन किया जाता है पूरी जनसंख्या में से, उस जनसंख्या में कुछ हद तक एकरूपता होनी चाहिए। यानी उस क्षेत्र के जितने लोग हैं, उन लोगों के व्यक्तित्व में, उनकी रुचियों में, उनके उद्देश्यों में, उनके कार्य करने के तरीकों में, उनके व्यवहार में एक एकरूपता होनी चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, मोर और लेस उनका, उनकी विशेषता, उनका व्यवहार। अब जो जड़ वस्तुएं होती हैं भौतिक जगत में, उनमें तो समानता पाई जाती है। जैसे अभी आपने चावल का एग्जाम्पल देखा, एक तरह का चावल अगर हम लेते हैं
तो ऐसा नहीं है कि चावल का एक दाना अलग होगा, दूसरा अलग होगा, तीसरा अलग होगा। मुट्ठी भर चावल अगर हम लेते हैं, एक ही बोरे में से निकालते हैं, तो वो मुट्ठी भर चावल एक ही जैसे होंगे। अगर हमने एक खास तरह का बासमती का बोरा खोला है, तो उस बोरे में से जो निकालेंगे वो सारे चावल बासमती चावल ही होंगे, एक ही जैसे दिख रहे होंगे, उनमें एक समानता होगी। तो जड़ वस्तुओं में तो समानता आसानी से देखी जाती है, लेकिन जो मानव समाज है, मानव समुदाय है, उसमें ये समानता बहुत आसानी से नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये माना जाता है और होता भी है कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है, हर व्यक्ति समुदाय अपने आप में अनूठा होता है। एक समुदाय की विशेषताएं दूसरे समुदाय से भिन्न होती, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं दूसरे समुदाय से, दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती। तो बड़ी विभिन्नता पाई जाती है मानवीय समाज में। ऐसी स्थिति में समानताओं को ढूंढना, उस पूरे व्यक्ति समुदाय में से समानताओं को ढूंढना, ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। लेकिन जब शोधकर्ता निदर्शन का चयन कर रहा होता है, तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो समग्र है, जो पूरा व्यक्ति समुदाय है, जो पूरी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, उनमें एक न्यूनतम समानता पाई जाती है। यानी उनकी रुचियां एक जैसी हो, उनका व्यवहार एक जैसा हो, किन्हीं किन्हीं मुद्दों पर, सार्वजनिक मुद्दों पर वो एक जैसे बिहेव करते हैं, उनकी संस्कृति एक जैसी हो। जहां पर ये समानता होगी प्रवृत्तियों, आदतों और स्वभाव में, वहां पर निदर्शन का चयन आसान हो जाता है। और निदर्शन का चयन वास्तव में वही हो सकता है जहां समग्र में थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ एक व्यापक एकरूपता पाई जाती हो, एक व्यापक समानता पाई जाती। ये जरूरी है निदर्शन विधि से अध्ययन करने के लिए, शोध कार्य करने के लिए। दूसरा आधार है निदर्शन विधि को अपनाने का, जो शोधकर्ता को ध्यान में रखना होता है कि जब वो निदर्शन का चयन कर रहा होता है, पूरी जनसंख्या में से कुछ लोगों को नमूने के रूप में चुनता है, तो जिन लोगों को वो चुन रहा है निदर्शन के रूप में, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरे समूह की विशेषताओं को समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। बहुत स्वाभाविक है कि एक व्यापक जन समूह में से एक या दो लोगों को निदर्शन के रूप में चुनकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसलिए जरूरी है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चयन के लिए कि पूरे समूह को कुछ निश्चित वर्गों में बांट दिया जाए और प्रत्येक वर्ग की कुछ इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुन लिया जाए। जैसे अगर आप किसी एक गांव को अपने अध्ययन के लिए चुनती हैं, उस गांव में से आपको कुछ लोगों को निदर्शन के रूप में चुनना है, जिनसे प्रश्नावलियां भरवानी है, जिनसे अनुसूची भरवानी है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगी? आप ये देखेंगी कि उस ग्राम में जो लोग रहते हैं वो किन किन वर्गों के, किन किन वर्ग मतलब कितने लोग 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, कितने लोग 50 से ऊपर की उम्र के हैं, कितने 18 से कम हैं। आयु वर्ग डिसाइड कर लेंगे और हर आयु वर्ग में से कुछ कुछ लोगों को सैंपल के रूप में ले लेंगे। यानी 18 से 50 वर्ष का एक आयु वर्ग बनाएंगी, उसमें से कुछ लोगों को सैंपल चुनेंगी। 50 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के कितने लोग उस गांव में हैं, उनमें से कुछ को सैंपल के रूप में चुनेंगे।
इसी तरह से ये देखेंगे कि उस जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए महिलाओं का भी निदर्शन के रूप में और पुरुषों का भी। फिर देखेंगे कि कितने व्यवसायी वर्ग हैं उस जनसंख्या में, उस गांव में, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो खेती करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करते हैं। और हर वर्ग से, यानी कुछ किसानों में से ले लेंगे सैंपल आप, कुछ मजदूरों में से ले लेंगे और कुछ नौकरी पेशा लोगों में से ले। तो ऐसा करने से होता है कि जो सैंपल हम चुनते हैं, जो शोधकर्ता चुनता है, वो सैंपल पूरे समूह की विशेषताओं को रिप्रेजेंट कर पाता है, पूरे समूह की विशेषताओं को प्रतिनिधित्व प्रदान कर पाता है। तो निदर्शन का चयन करते समय शोधकर्ता को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, बड़ी सावधानी से निदर्शन का चयन करना चाहिए, ये समझते हुए कि जिन लोगों को निदर्शन के रूप में चुन रहा है, जिन इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुन रहा है, वो पूरे समूह का उचित प्रतिनिधित्व करने में सक्षम। और तीसरा महत्वपूर्ण आधार निदर्शन के चयन का ये है कि शोधकर्ता को अधिक से अधिक परिशुद्धता की संभावना को ध्यान में रखते हुए निदर्शन का चयन करना चाहिए। हालांकि जब पूरी जनसंख्या का अध्ययन हमें करना है और हम कुछ लोगों को चुनकर अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संभावना इस बात की होती है कि 100% परिशुद्धता तो नहीं होती, यानी जो तथ्य हम संकलित करेंगे वो 100% सत्यता पर आधारित नहीं होंगे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि निदर्शन ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण हो, और अगर निदर्शन का चुनाव ठीक ढंग से किया जाता है तो निष्कर्षों में, तथ्यों में सत्यता की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो सत्यता तथ्यों में, जो प्रामाणिकता जनगणना पद्धति में देखने को मिलती है, वो तथ्य, वो सत्यता निदर्शन पद्धति में नहीं मिल सकती। मिल सकती है अगर शोधकर्ता इस बात की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है कि उसके द्वारा निदर्शन के रूप में जिन लोगों का चयन किया जाए वो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करने में सक्षम। तो उन नमूनों, उन निदर्शनों के आधार पर वो जो अध्ययन करेगा, उनसे संकलित तथ्यों का जो विश्लेषण करेगा, जिन निष्कर्षों पर पहुंचेगा, वो निष्कर्ष पूरे समूह के लिए होंगे और उनके आधार पर जो सिद्धांत निर्मित होगा वो वैज्ञानिक सिद्धांत होगा। तो ये वो आधार थे जो निदर्शन विधि के साथ जुड़े हुए हैं, जिन आधारों पर चलकर, जिन मान्यताओं को ध्यान में रखकर एक शोधकर्ता जो सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अध्ययन कर रहा है, वो अधिक से अधिक वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंच सकता है, इन आधारों को ध्यान में रखते हुए निदर्शन का चयन करना। अब ये देखना है कि एक अच्छे निदर्शन की विशेषता क्या होती है, किसको हम अच्छा निदर्शन कहें, अच्छा नमूना कहें। तो सबसे पहली बात, जैसा आपने देखा कि वो निदर्शन अच्छा होता है जो पूरी जनसंख्या का समुचित प्रतिनिधित्व कर। प्रतिनिधित्वपूर्ण होने का तात्पर्य ये होता है कि उस नमूने में, उस निदर्शन में वो सभी विशेषताएं होनी चाहिए जो समग्र जनसंख्या में पाई जाती। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव के लिए निदर्शन की विधियों पर
गौर करना चाहिए शोधकर्ता को कि वो कौन सी विधियां अपनाए, कौन से तरीके अपनाए निदर्शन के चयन के लिए, ताकि पक्षपात रहित और सत्य पर आधारित प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन किया जा सके और उसके आधार पर अध्ययन कार्य को संपन्न किया जा सके। दूसरी खासियत होती है निदर्शन की उसका उचित आकार, यानी निदर्शन के रूप में जिन लोगों को या जिन इकाइयों को चुना जाना है वो इतनी संख्या में होनी चाहिए कि वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सके। यानी निदर्शन ना तो बहुत कम होने चाहिए, अगर कम होंगे तो क्या होगा कि वो समग्र का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। आपकी क्लास का अध्ययन करना है, क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं और मैंने 2 बच्चों को चुना, तो वो 2 बच्चे 50 को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हमें कम से कम 5 या 10 बच्चों को नमूनों के रूप में चुनना होगा। तो उसका आकार उचित होना चाहिए, यानी निदर्शन की संख्या इतनी होनी चाहिए कम से कम कि वो समूचे समूह को रिप्रेजेंट कर सके। बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए निदर्शन की संख्या, इतनी ज्यादा हो जाए कि उनसे तथ्य संकलित करना और विश्लेषण करना ही मुश्किल हो जाए। अगर किसी गांव में 5000 लोग रहते हैं और हमने 3000 लोगों को नमूने के रूप में चुन लिया, तो उन 3000 से सूचनाएं इकट्ठा करना, समय के अंतर्गत किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, ये पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए निदर्शन के उचित आकार को ध्यान में रखते हुए उसका चुनाव किया जाना चाहिए, यानी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए निदर्शन, तभी शोध कार्य वैज्ञानिक ढंग से संपन्न किया जा सकता है। हालांकि यंग जैसे विद्वान ये लिखते हैं कि निदर्शन का आकार ये निर्धारित नहीं करता कि वो निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा या नहीं होगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को निदर्शन के रूप में चुन लिया जो पूरे समूह की विशेषताओं को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में संख्या ज्यादा होने पर भी उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर उचित ढंग से छोटी संख्या में भी हम निदर्शन चुनते हैं, ऐसे लोगों को निदर्शन के रूप में चुनते हैं, सावधानी का प्रयोग करते हुए, ऐसी विधियों का प्रयोग करते हुए जो पूरे समुदाय की विशेषताओं को रिप्रेजेंट करते हो, तो ऐसे निदर्शन कम संख्या में होते हुए भी उपयोगी सिद्ध होंगे शोध की दृष्टि से, क्योंकि उनसे जो तथ्य इकट्ठा किए जाएंगे वो अत्यधिक प्रामाणिक होंगे, अत्यधिक विश्वसनीय होंगे। अगर भारी संख्या में लोगों को चुन लिया लेकिन उनसे जो तथ्य मिल रहे हैं वो फेक है, वो सही नहीं है, वो कल्पना के आधार पर बातें बता रहे हैं, कई बातें छुपा ले जा रहे हैं, उन लोगों में कुछ पूर्वाग्रह है, तो ऐसी स्थिति में जो तथ्य सामने आएगा वो सही तथ्य नहीं होगा। लेकिन अगर सीरियस लोगों को निदर्शन के रूप में चुनते हैं, जिन्हें उस विषय का ज्ञान है, उस विषय में रुचि है, उस विषय की वस्तु स्थिति से परिचित है, तो उन लोगों से सूचनाएं प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि उनसे जो सूचनाएं मिलेंगी वो सही होंगी, विश्वसनीय होंगी, प्रामाणिक होंगी। तीसरी खासियत अच्छे निदर्शन की ये होती है कि जो समग्र होता है, उस समग्र में जितनी भी इकाइयां होती हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सभी लोगों के निदर्शन के रूप में चुने जाने की संभावना होनी चाहिए।
यानी हर इकाई को अवसर मिलना चाहिए कि अध्ययन कार्य के लिए उन्हें चुना जा सके।